हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। जो हमारी पिछली क्लास थी, हमने उसमें पार्ट्स स्टार्ट कर दिए थे। संविधान में जो हमारा मूल संविधान है उसमें हमने 22 भाग देखे थे कि 22 भाग में क्या क्या लिखा हुआ है। देख पा रहे हैं? एक फोटो दी गई है आपको, बस। हमने पिछली क्लास में भाग फर्स्ट देखा था। उसमें 1 से 4 आर्टिकल थे, जिसमें हमने भारत में जो संसद को शक्तियां दी गई है किसी दूसरे राज्यों को मिलाने की या अपनी सीमाएं बढ़ाने की, सीमाओं का नाम राज्यों का नाम चेंज करने की, ये सब जो पावर दी गई है संसद को, ये सब देखा था। राज्यों का पुनर्गठन देखा था, राज्यों का नाम बदलते हुए देखा। और हमने कौन कौन से राज्यों को अर्जित किया मतलब मिलाया है देसी रियासतों को, वो सब हमने भाग फर्स्ट में आर्टिकल 1 से 4 तक देखा था। अब आज हम नागरिकता पढ़ेंगे कि एक हम भारत के लोग हैं जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है, जिसे हम प्राउड से कह सकते हैं कि हम एक भारतीय हैं। तो बस यही जो नागरिकता है, इसे हम आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि कैसे क्या नागरिकता हमें मिली है, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारी नागरिकता चली भी जाती है, वो कौन से रीज़न होंगे जिससे हमारी नागरिकता जा भी सकती है। तो नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 में दी गई है। इसमें 7 आर्टिकल है। 5 से लेकर आर्टिकल 5 से 8 तक हमें नागरिकता के बारे में बताएंगे कि हमारी जो नागरिकता है, जो भारत से बाहर गए हैं जो लोग, या फिर जो बाहर से भारत में आए हैं, उन लोगों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से 8 में बताया गया है। और 9 से 11 तक संसद को पावर दी गई है कि वह नागरिकता को लेकर अमेंडमेंट कर सकती है या फिर काट छाट कर सकती है, कोई नियम बना सकती है। नागरिक किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने के लिए संसद के पास ये पावर होगी कि जो पहले से अधिनियम चले आ रहे थे उनमें वो प्रोविजंस कर सकती है, उनमें अधिनियम कर सकती है, या उनको किसी तरह से निरसित कर सकती है या ऐड ऑन कर सकती है। तो ये सब आज हम इन आर्टिकल्स में पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता, इसमें जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब संविधान लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस समय हमें जो नागरिकता दी गई थी वो आर्टिकल 5 में बताई गई है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा है, जैसे आप और हम तो बाद में काफ़ी अभी जाकर हमारा बोर्न हुआ है, लेकिन जो हमारे दादा परदादा थे उनका जन्म उस समय जब हमारा संविधान बना था, संविधान निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 के समय, तो हमारे दादा परदादा उस समय यहाँ पर जन्मे होंगे। तो उन्हीं की बात की जा रही है कि जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र में जन्मा हो संविधान के समय, और जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। अब हम भी आर्टिकल 5 के ही भाग है, क्योंकि हमारे माता पिता या उनके पूर्वज जो भारत में जन्मे हैं, इसी के आधार पर हमारी नागरिकता चल रही है। इसमें 3 शर्तें दी गई है, जिसमें तीसरी शर्त है संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक वह भारत में रह रहा हो, भारत में निवास किया हो। जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उसके 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो। यह 3 शर्तें आर्टिकल 5 में मान्य होगी। अगर हमें नागरिकता, भारत की नागरिकता चाहिए, तो हम ये हक से कह सकते हैं कि हाँ, हम भारत में जन्मे हैं, हमारे दादा परदादा जो हमारे पूर्वज थे उनका जन्म भारत में हुआ था, और वो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे थे। नागरिकता किसी को ठप्पा लगाकर नहीं दी जाती।
कि कोई ठप्पा लगा कर आया है और उसको नागरिकता दी जा रही है, ऐसा नहीं है। आज हमें नागरिकता दिखाने के लिए जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं या हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है वो हमें दिखाना पड़ता है। तो उसी तरह अब आर्टिकल 6 में दिया गया है जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं। कब आए थे? जब भारत पाक का विभाजन हुआ था। पहले एक पूरा ब्रिटिश भारत था, जब 1947 के पहले जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, तब का ये अनुच्छेद लागू हुआ है कि भारत पाक विभाजन के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनकी स्थिति इसमें नागरिकता में क्या रहेगी। एक डेट दी गई है 19 जुलाई 1948। इस समय भारत और पाकिस्तान में दोनों में परमिट व्यवस्था जारी की गई थी कि परमिट दिखाकर ही आप किसी की नागरिकता बता सकते हैं। तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति अगर भारत आ गया है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, भारतीय की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद में आ रहा है और वह उसके बाद में आने के बाद में लगातार 6 महीने तक अगर वह भारत में रह रहा है तो उसे भारतीय नागरिकता सरकार द्वारा प्रमाण पत्र लेना होगा। आप ये देखते होंगे कि बाहर वाले देशों में दूतावास बने हुए रहते हैं, तो उसमें पंजीकरण करवाना होता है कि हम फला देश से में अभी रह रहे हैं, लेकिन हम हमारे पूर्वज वगैरह या फिर हम संविधान के तिथि के इस समय बाद भारत आए थे या भारत से निरसित हो गए या भारत के से अलग हो गए, तो ये सब उनको बताना होता है। उनको जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब दिखाने होते हैं। तो उसके बाद में जो कॉन्सुलेट होते हैं, कॉन्सुलेट ऑफिसर होते हैं, वो बताते हैं कि हमें भारतीय नागरिकता दी जाएगी या नहीं। तो ये जो नागरिकता पंजीकरण होता है वह नागरिकता पंजीकरण, अगर आप पाकिस्तान से भारत आए हैं तो आपको पिछले 6 महीने तक, कब से 19 जुलाई 1948 के बाद में 6 महीने तक कंटिन्यू भारत में रहना पड़ेगा। ये आर्टिकल 6 में बताया गया है। अब आर्टिकल 7 में बस आर्टिकल 6 का बिल्कुल उल्टा है। इसमें इंडिया से पाकिस्तान से कुछ लोग जो इंडिया चले गए थे, भाई जब देश का बंटवारा हुआ तब उस समय कुछ लोग ऐसे थे कि हमें इंडिया में नहीं रहना, हमें तो पाकिस्तान में रहना है। और जब बाद में वहाँ पर दंगे फसाद हुए, जब उनको समझ में आया कि नहीं हमारा भारत महान, तो भाई आना तो वापस भारत में ही है। तो जब वो पाकिस्तान से भारत में आए थे, पाकिस्तान गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता जो पाकिस्तान चले गए थे और वापस से इंडिया में आ रहे हैं, उन्हें नागरिकता कैसे दी जाएगी। अगर परमानेंट पाकिस्तान चले गए हैं भारत छोड़कर तो उनकी नागरिकता तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो पाकिस्तान से कुछ समय बाद में आ रहे हैं तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। कोई व्यक्ति बाद में भारत सरकार की अनुमति से वापस आया और पुनर्वास अधिकारी जो कॉन्सुलेट ऑफिसर होते हैं उनके समक्ष पंजीकरण करवाना होगा, तो उसे भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त हो सकती है। वही इसमें भी वही नियम लागू किए जाएंगे कि उसे 6 महीने तक 6 मंथ तक भारत में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। इसमें इस वाले आर्टिकल में आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947 डेट दी गई है कि इससे पहले अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस तारीख के बाद में अगर वह आ जाता है और 6 महीने तक कंटिन्यू इंडिया में रह रहा है और कॉन्सुलेट ऑफिसर के पास जाकर अपना पंजीकरण करवाता है तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। यह हमें आर्टिकल 7 में बताया गया है। अब आर्टिकल 8 की बात करते हैं कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे हम NRI कहते हैं।
NRI कहा जाता है भारतीय मूल के व्यक्तियों को। सॉरी, ये तो अप्रवासी भारतीय होते हैं, ये PIO कहलाते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति जो PIO होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वह व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते थे, जो भारत के बाहर रहते थे, उनके माता पिता में से कोई रहता था या उनके पूर्वज जो बाहर रहते थे, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ है। लेकिन जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा जन्म बाहर हुआ है, लेकिन जो मेरे माता पिता है वो भारत में ही जन्मे हुए हैं, तो मुझे यहाँ की नागरिकता, इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी अगर मैं इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाती हूँ। और वही इसमें भी भारतीय मिशन में पंजीकरण करवाया जाता है। पंजीकरण करवाने के बाद में ही भारतीय नागरिकता दी जाती है कि अगर माता पिता हमारे भारतीय मूल के हैं, हमारे जो पूर्वज भारतीय मूल के थे, और हमारा जन्म अगर बाहर कहीं हुआ है तो हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये आर्टिकल 8 में बताया गया है। अब आर्टिकल 9 से 11 तक संसद को शक्तियां दी गई है कि संसद बता सकती है कि किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी या किस व्यक्ति से नागरिकता वापस ली जाएगी या छीन ली जाती है। तो इसमें बताया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता का स्वतः अंत हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आपको एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, 2013 में शायद अक्षय कुमार ने, जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उन्होंने 2013 में कनाडा की नागरिकता ले ली थी, लेकिन काफ़ी वाद विवाद हुआ था कि जब उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी तो उन्होंने अभी 2022 या 23 में जब हम आज़ादी का दिवस मना रहे थे तो उन्होंने अपना वोटर ID कार्ड दिखाया था कि अब वो वापस से उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है। तो अगर हमारे, जैसे कि मैंने आपको नागरिकता के बारे में बताया था कि हमारी भारत की सिर्फ एकल नागरिकता होती है, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं चलती। अगर किसी व्यक्ति के पास दूसरे देश की नागरिकता है तो वह भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा। तो उसी तरह विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता का अंत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश के नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी से, अपनी इच्छा से, उसको बाहर की आबो हवा अच्छी लग रही है, उसको बाहर का रहन सहन अच्छा लग रहा है, या फिर हमारी संस्कृति या धर्म नहीं समझ आ रहा है, तो वह जाकर दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है। ऐसा कोई पाबंदी में नहीं है कि वो सिर्फ भारत की ही नागरिकता ले, वो भारत के किसी भी देश की नागरिकता ले सकता है। तो अगर वो किसी देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है। जैसे हमारे ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई संविधान में अनुबंध नहीं किया गया है। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता। जो व्यक्ति संविधान के अधीन नागरिक है, जो संविधान में जो शर्तें बताई गई है, जो नियम बताए गए हैं, उनके हिसाब से जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है वह तब तक भारतीय रहेगा जब तक कि वह किसी कानून का जब तक संसद कोई अन्य कानून नहीं बना देती। जैसे हमारे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया था। जब हमारी संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया था, तब काफ़ी सारी शर्तें बताई गई थी कि कैसे भारतीय नागरिकता किसी व्यक्ति को दी जा सकती है, कैसे उसे वंचित किया जा सकता है। तो इसमें जब संविधान बनाने वाले थे उनको आगे का नहीं पता था कि कैसा फ्यूचर रहेगा हमारा भारत आगे जाकर, उसको नागरिकता में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है या लोगों को कोई दिक्कतें आ सकती है। वो उस हिसाब से संविधान बनाकर चले गए थे। जब उनका माहौल उस समय जैसा दिख रहा था उनको, तो वो अपनी नागरिकता ये कानून बनाकर उस समय चले गए थे। और बाकी के जो 3 आर्टिकल थे उन्होंने
संसद पे छोड़ दिया कि जैसा बात का माहौल रहे, जैसा भारत में संस्कृति रहे या आप कह सकते हैं लोग रहे, उस हिसाब से आप नागरिकता में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके बाद में ही नागरिकता अधिनियम में संशोधन किए गए हैं और ये संशोधन सबसे पहले 1986 में किया गया, इसके बाद में 1992 में संशोधन किया गया, फिर 2003 और एक आया लास्ट में 2005। इन्हें CAN सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा गया, सभी को CAA। सबसे पहले कब किया गया? 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ये आगे बताएंगे कि इनके लिए क्या क्या शर्तें थी, इनमें क्या क्या नियम जोड़े गए थे बाद में। ये हो गया अनुच्छेद 10, जिसमें संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह नागरिकों को अपने हिसाब से नागरिकता दे सकती है, नागरिकों के लिए नियम कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11, जिसमें संसद को शक्ति दी गई है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बनाए, जिसमें नागरिकता का प्राप्त होना, समाप्त होना और उससे संबंधित विषय शामिल हो सकते हैं। हमें संविधान के प्रति पूर्णतया निष्ठा रखनी चाहिए। हमें नागरिक होने के लिए हमें संविधान की निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। अगर कोई भी व्यक्ति संविधान के प्रति अपना कोई भी कड़ा रुख अपनाता है या फिर संविधान को मानने से मना कर देता है, तो वह संसद उसको यह अधिकार है कि वह उससे अपनी नागरिकता छीन सकती है। तो नागरिकता खत्म करने के 3 तरीके होते हैं। स्वेच्छा से कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, जो संसद के पास ये शक्ति होती है, या फिर वंचित कर दिया जाता है, तो उसकी नागरिकता को वापस ले लिया जाता है। तो ये आर्टिकल 11 में संसद की शक्ति दी गई है। अब जैसे संविधान बना तब नागरिकता 5 आधारों पर नागरिकता दी जाती थी, जिसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार जोड़े गए थे। ये थे जन्म से, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, जैसे आप और हम सभी भारत में जन्मे हुए हैं, तो बाई बर्थ जन्म से भारतीय हो, उसका निवास स्थान भारतीय में होना चाहिए। इन सभी को नागरिकता का एक महत्वपूर्ण तत्व ये है, या आप कह सकते हैं कि एक इन सभी विषयों को लेकर एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन सभी में निवास स्थान महत्वपूर्ण रखता है, कि भारत में निवास स्थान होना चाहिए, वह भारत में निवास करता हो। यह सबसे मुख्य शर्त होगी कि भारत में उसका डोमिनियन हो, वह भारत के लिए डोमिसाइल होना चाहिए। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डोमिसाइल, कि वह भारत में रहता हो, भारतीय हो। तो जो जन्म से, जैसे आप और हम जन्म से भारतीय है, तो हम कैसे बताएंगे? हम अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड ये सब दिखाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हम जन्म से भारतीय हैं। वंश से, बाय डिसेंट, जैसे हमारे पूर्वज, जैसे माता पिता, हम या तो माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। पहले ये जो वंश से दिया गया है, वंश से मतलब वंश किसका चलता है? पिता का चलता है, दादा का चलता है, परदादा का चलता है। महिलाओं का वंश नहीं चलता। ये जो हमारे संविधान में लागू किया गया था, उसमें वंश से जो ये वर्ड लिया गया, उससे यही मतलब था कि जो हमारे पिता होंगे वो भारतीय होने चाहिए। पिता या उनके पूर्वज, किसी कोई भी दोनों में से भारतीय होने चाहिए। लेकिन बाद में 1992 में जब अमेंडमेंट लाया गया, तो उसमें बताया गया कि माता या पिता दोनों में से कोई भी भारतीय हो सकता है। माता या पिता दोनों में से कोई भी भारतीय हो सकता है। वंश से मतलब कि हमारा वंशज कोई भी भारतीय हो। पंजीकरण से, बाई रजिस्ट्रेशन, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए शर्तें होती है कि उसे जो हमारी राज भाषाएं, भारतीय भाषाएं है, जो मैंने आपको 22 भाषाएं बताई थी, उनमें से किसी भी एक का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। 22 भाषाओं में से
किसी भी एक का अच्छा ज्ञाता वह होना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश आती है, इंग्लिश तो हर किसी को आती है, लेकिन इंग्लिश को 8th शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। 22 भाषाएं जो असमिया, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब मैंने जो आपको बताई थी उनमें से एक अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। और वह अगर कहीं बाहर रह रहा है, बाहर किसी देश में रह रहा है और वहाँ से आता है, तो ऐसा नहीं कि भाई हम उठाकर आ गए और हम बोल दिया कि हमें तो भारत की नागरिकता चाहिए। ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पिछले 7 वर्ष से उसे, जब से वह आया है तब से पिछले 7 वर्ष से वह भारत में रह रहा हो, इसका प्रमाण पत्र उसे देना होगा कि हाँ कि वो पिछले 7 वर्ष से यहाँ रह रहा है। और रहने के बाद में कॉन्सुलेट अधिकारी के पास जाकर अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। ये हो गया पंजीकरण से। और अब नागरिकत्व ग्रहण से, बाय नेचुरलिटीज। जैसे भारतीय मूल के कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कहीं बाहर रह रहे हैं तो भारतीय मूल के तो व्यक्ति है ही। जैसे मेरे माता पिता कहीं बाहर जाके रहने लग गए तो वो उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले रखी है, तो मैं रहूँगी तो भारतीय, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। मैं बाद में भी आकर यहाँ की सिटीजनशिप का दावा कर सकती हूँ कि मुझे यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए। तो अगर भारतीय मूल के व्यक्ति बाहर रह रहे हैं और उनके कोई भी बेटे बेटी वहाँ होते हैं, तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ यह एक नॉर्मल सी शर्त होगी कि वो नागरिकता सिर्फ एक ही दी जाती है, या तो भारत की ले सकते हैं या बाहर की ले सकते हैं। अगर उनके पास बाहर किसी देश की नागरिकता है तो उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर वह स्वेच्छा से उस नागरिकता का त्याग करते हैं या उसे छोड़ देते हैं तो भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अब जैसे आपने यूके के ऋषि सुनक जी का नाम सुना होगा आपने, तो वो भारतीय मूल के बताते हैं उनको कि वो भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के कैसे हुए कि उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारतीय मूल के व्यक्ति थे और उनका जन्म बाहर हुआ है। भारतीय मूल के उनके पूर्वज थे और उनका जन्म भी अभी बाहर हुआ है, तो वह भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है कि वो भारत में आकर बसना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, तो बस उन्हें पंजीकरण द्वारा ये अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। उन्हें बताने पड़ेंगे अपने पेपर वगैरह कि हमारे जो दादा परदादा या हमारे पूर्वज है, जो हमारे वंशज है, वो भारतीय मूल के थे और हमें यहाँ की नागरिकता चाहिए। इसके लिए भी सेम है, 7 वर्ष तक उसे भारत में रह रहा होना चाहिए और 22 जो भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, उसे किसी भी एक भाषा का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश को छोड़कर। ये हो गया नागरिकत्व ग्रहण से, बाय नेचुरलाइजेशन। किसी क्षेत्र के भारत में विलय से, जैसे हमने पिछली क्लास में कई राज्यों का विलय देखा था, कई यूनियन टेरिटरीज का विलय देखा था कि कैसे हमने गोवा, दमन, दीव का भारत में विलय करवाया, माहे, करईकल, चंद्रनगर, इन सभी का भारत में विलय करवाया गया था। किस तरह से सिक्किम का विलय करवाया गया, तो सिक्किम को जो हमारा संविधान लागू हुआ था 1950, तब से सिक्किम के व्यक्तियों को तब से नागरिकता नहीं दी गई थी। उसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1974 में। सिक्किम के लिए नागरिकता अधिनियम लाया गया 1964 में। इसके बाद से सिक्किम के व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाने लगे 1964 के अधिनियम के बाद में। तो ये 5 चीजें थी जिसके लिए हमें नागरिकता के लिए आवश्यक शर्तें होती है। जन्म से, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, वंशानुगत या वंश से भारतीय हो सकते हैं, पंजीकरण से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और नागरिकता ग्रहण से
बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकीकरण, इसे कहते हैं नागरिकत्व ग्रहण नहीं, प्राकृतिकीकरण। नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकीकरण। किसी क्षेत्र के भारत में विलय से, जैसे मैंने आपको बताया सिक्किम का विलय किया गया, काफ़ी अलग अलग राज्यों का या संघ शासित प्रदेशों का भारत में विलय किया गया। तो ये 5 शर्तें हैं, 5 नियम होते हैं जिस तरह से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और ये नागरिकता अधिनियम 1955 में शामिल किए गए थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, समय समय पर संसद द्वारा संशोधन किए गए थे। इसमें संशोधन में 5 संशोधन किए गए हैं। जिसमें पहला संशोधन था 1986 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसे संशोधन अधिनियम कहा गया 1986 का, जिसमें नागरिकता को पेरेंट्स के आधार पर सीमित किया गया कि पेरेंट्स कहीं के भी हो पेरेंट्स मतलब माता पिता। पहले ये था कि वंश से सिर्फ पिता को ही माना गया था, माता को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन ऐसा थोड़ी है, भी बच्चे तो दोनों के ही हैं, माता या पिता दोनों में से किसी का भी नाम चल सकता है। तो इस समय नागरिकता को पेरेंट्स यानी माता पिता के आधार पर, जो वंश था अभी हमने आपको बताया कि जन्म से और वंश से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें ये वंश में सिर्फ पहले पिता आते थे और अब माता को भी जोड़ा जाने लग गया था। कब से? 1986 से। 2003 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का प्रावधान किया गया कि अगर किसी को भी व्यक्ति को नागरिकता चाहिए तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में उसका नाम होना आवश्यक है, वो इस रजिस्टर के लिए लिस्टेड होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या नियम और शर्तें होती है उनके लिए पूरी तरीके से पूर्ण होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 2005 में अमेंडमेंट किया गया जिसमें ओसीआई कार्ड धारक को शामिल किया जाता है। ओसीआई सिटीजनशिप, मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। ओसीआई कार्ड धारक, इनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, इंडिया में परमानेंट रह सकते हैं सिर्फ काम करने के आधार पर। इनको ये खेती की ज़मीन खरीद नहीं सकते, इनको सिर्फ कॉमर्शियल लैंड ये खरीद सकते हैं। इनको मतदान अधिकार नहीं दिया गया है, या फिर ये लोग कोई भी नामी जो चुनाव वगैरह होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के, प्रधानमंत्री जी के, एमपी एमएलए के, ये सब ओसीआई कार्ड धारक, इनको ये सब अधिकार नहीं दिए गए हैं, ना ही ये कोई खेती की ज़मीन खरीद सकते हैं। तो जो आप जानते होंगे कटरीना कैफ है, वो ब्रिटिश मूल की है, लेकिन वो ओसीआई, उनके पास ओसीआई कार्ड है, इसीलिए वो यहाँ पर स्टे करती है और अपना काम करती है, मूवीज़ वगैरह बनाती है। तो वो ओसीआई 2005 में जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया ओसीआई कार्ड धारक, उसके तहत आराम से यहाँ पर आप कोई भी व्यक्ति बाहर का आकर रह सकता है। 2015 में पीआईओ और ओसीआई का एकीकरण किया गया। कुछ मतभेद रहे होंगे जिसमें पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, और ओसीआई जिसपे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आते हैं, इन दोनों का एकीकरण कर दिया गया। 2015 में पीआईओ और ओसीआई का एकीकरण किया गया। 2019 में सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल किए गए हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे दुश्मन देश होते हैं या फिर जिससे हमारी मित्रता अच्छी नहीं होती, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके कोई भी अप्रवासी जो व्यक्ति होंगे वो भारत में आकर ऐसे ही नहीं रह सकते, ना ही उन्हें किसी प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। बाकी जो हमारे मित्र देश के व्यक्ति होते हैं, बाकी सभी हमारे मित्र देश के व्यक्ति हैं जो इन्हें
इन दोनों देशों को छोड़कर बाकी सभी हमारे मित्र देश होते हैं, उनके कोई भी व्यक्ति आकर भारत में रह सकते हैं। और यहाँ की नागरिकता तो हर किसी को नहीं दी जाती। नागरिकता लेने के लिए मैंने आपको 5 शर्तें बताई है, लेकिन वो OCI कार्ड धारक बन सकते हैं और यहाँ पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को 5 तरीके के मूल अधिकार दिए जाते हैं, जो सिर्फ यहाँ के व्यक्तियों को या भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जिसमें है 15, 16, 19, 29 और 30। ये सिर्फ भारतीय व्यक्तियों को ये मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। बाकी जो मूल अधिकार है 15 से 35 में दिए गए हैं। बाकी सभी व्यक्तियों को, जो बाहर के व्यक्ति जो हमारे यहाँ आकर रहते हैं, उन सभी को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जो अधिकार है वो हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, कौन कौन से अधिकार प्राप्त किए जाते हैं और कौन से नहीं। तो जो आज मैंने आपको सिटीजनशिप की क्लास बताई है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डिटेल्स मिलती है या फिर आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, पेपर वगैरह के लिए, तो आप हमारे लिंक पर जाइए, हमारी एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू।